तो सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन नॉलेज ऑफ द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी बी यूज टू प्रमोट इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर। यहाँ पर जो आपका इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी है ये आपका एक अलग डिसिप्लिन है जो कि आपका साइकोलॉजी के अंदर ही आता है, ठीक है। और इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी क्या करता है कि हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं कि हम लोग इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग इन्वायरमेंट को हम लोग एवरग्रीन कैसे रख सकते हैं और हम लोग उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, है ना। तो देखिए, तो हम लोग इन्वायरमेंट को प्रमोट कैसे कर सकते हैं थ्रू इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। तो जवाब देखिए, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट। यानी कि इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी एक साइकोलॉजी का ब्रांच है जो कि हम लोग स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट क्या करता है कि अगर आपका इन्वायरमेंट अगर आपका अच्छा रहेगा तो हम लोग का जो लाइफस्टाइल है वो भी आपका मतलब अच्छा रहेगा। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड वाई पीपल बिहेव इन सर्टन वेज टुवर्ड्स नेचर एंड हाउ देयर बिहेवियर कैन बी चेंज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। कभी कभी होता है ना कि बहुत सारे लोग इन्वायरमेंट को लेकर बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो इन्वायरमेंट का कदर नहीं करते हैं, जो इन्वायरमेंट का रेस्पेक्ट नहीं करते, उनको कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जो बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो कि प्रकृति को लेकर, नेचर को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर वो बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि हम इन्वायरमेंट को कैसे बचाएं, हम इन्वायरमेंट को कैसे सेव करें और कैसे हम उसको नीट एंड क्लीन रखें। तो अगर आप इन्वायरमेंट को, अगर आप नेचर को अगर आप अच्छा से रखेंगे, सेव करेंगे, तो वो भी हमारा जो लाइफ है, हमारा जो लाइफस्टाइल उसको भी सेव करेगा, यानी कि सेव भी करेगा और हमारा जो लाइफस्टाइल उसको भी सेव भी रखेगा, है ना। द नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज। और जो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का जो नॉलेज है हम लोग कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है, क्रिएटिंग अवेयरनेस, यानी कि हम लोग अवेयरनेस फैला सकते हैं। कैसे? People can be educated about environmental problems such as pollution, climate change, and deforestation. Awareness encourages them to adopt eco-friendly habits. Awareness जैसे कि हम लोग को एजुकेट कर सकते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि एग्जांपल के हिसाब से आपका पॉल्यूशन हो गया, यानी कि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, डिफोरेस्टेशन होता है। तो यहाँ पर इस जो समस्या है उसमें हम लोग अवेयरनेस फैला सकते हैं ताकि बहुत लोग जो पॉल्यूशन जो करते हैं, जिनको पता नहीं है, वो पॉल्यूशन को कम करें। जो इन्वायरमेंट है, जो प्रकृति है, वो हम लोग के लिए वरदान होता है। अगर हम लोग जो माहौल जो होता है, इन्वायरमेंट जो होता है, जो नेचर जो होता है, अगर हम लोग उसका कदर नहीं करेंगे, अगर हम लोग उसका परवाह नहीं करेंगे, तो वह भी हमारा परवाह नहीं करेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अवेयरनेस फैला सकते हैं कि कैसे इन्वायरमेंट में जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग कैसे घटा सकते हैं। जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जब पेड़ का कट जाना, है ना। पॉल्यूशन जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग जो कहीं पर भी फेंक देते हैं और उसका वजह से क्या हो रहा है कि जो इन्वायरमेंट है वो गंदा हो रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग नदी में, तालाब में हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट को फेंक देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पानी के अंदर जो जीव जंतु जैसे कि मछली हो गया और भी जो जानवर सब रहते हैं उनको प्रॉब्लम होता है, उनका जो लाइफ है उसमें रिस्क हो जाता है, यानी कि रिस्क लाइफ हो जाता है ना। और अगर मान लीजिए पोल्यूशन रहेगा तो क्लाइमेट चेंज भी होगा, है ना। जैसे कि कभी कभी होता है ना कि मान लीजिए कोई आपका शहर इलाका है ना, वहाँ पर बहुत सारा आपका फैक्ट्रीज़ है, तो फैक्ट्री का जो धुआं जो होता है वो आपका आकाश में जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि केमिकल चेंज भी होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, बादल में कुछ परिवर्तन होता है, जिसके वजह से कभी कभी अगर बारिश होगा तो वो बारिश में एसिड भी रह सकता है, और एसिड क्या करेगा, आपका जो घर होता है या पेंटिंग जो होता है उसको भी वो ख़राब करता है ना। तो उस केमिकल की वजह से भी क्या करता है, जो बारिश का जो पानी जो होता है उसको भी वो उसका जो मतलब ख़राब कर देता है, एक सिंपल भाषा में, ठीक है। और अवेयरनेस इनकरेजेस देम टू एडप्ट इको फ्रेंडली हैबिट्स। और अवेयरनेस क्या करेगा, लोगों को इनकरेज करेगा कि कैसे हम लोग इको फ्रेंडली हम लोग रह सकते हैं, हम लोग इको फ्रेंडली हैबिट को कैसे बना सकते हैं। और दूसरा क्या है आपका, इनकरेजिंग पॉजिटिव हैबिट्स। और क्या कर सकता है, जो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का जो नॉलेज है वो क्या कर सकता है, इनकरेज कर सकता है कि हम लोग अपना जो हैबिट्स हो उसको हम लोग पॉजिटिव कैसे रखें। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी प्रमोट सिंपल डेली हैबिट्स लाइक
सेविंग वाटर, स्विचिंग ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज़, यूजिंग क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स एंड प्लांटिंग ट्रीज। और इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी क्या कर सकता है, प्रमोट कर सकता है कि हमारा जो डेली हैबिट्स जो होता है उसको सुधार, मतलब कि हम लोग उसको सुधार सकते हैं। कुछ हैबिट्स होता है ना जो पॉजिटिव होना चाहिए इन्वायरमेंट के लिए, जैसे कि हम लोग पानी का बचाव कैसे कर सकते हैं, हम लोग पानी कैसे बचा सकते हैं ताकि हम लोग बाद में उसको इस्तेमाल कर सकें। फिर मान लीजिए अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको लाइट्स को ऑफ़ कर देना चाहिए, फ़ैन को ऑफ़ कर देना चाहिए जब इस्तेमाल ना हो, है ना। कभी कभी होता है ना कि हम लोग जब घर से बाहर जाते हैं तो हम लोग लाइट ऑन ही छोड़ देते हैं, फ़ैन ऑन ही छोड़ देते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद हो रहा है। यूजिंग क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, और क्या है कि हम लोग क्लॉथ बैग्स का इस्तेमाल करें। जैसे कि आजकल का जो समय में क्या होता है कि प्लास्टिक बैग कम हो गया, यानी कि जो अब खरीदारी है जो प्लास्टिक बैग का वो अब कम हो गया। इसका बहुत सारा वजह होता है। पहला वजह क्या होता है कि प्लास्टिक बैग जो होता है वो माहौल को ख़राब करता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक बैग को जलाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, जैसे कि मतलब उसका जो धुआं जो होता है बहुत लोगों के लिए ख़राब होता है। कभी कभी होता है ना कि अगर मान लीजिए किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम है और कहीं पर प्लास्टिक बैग जल रहा है तो उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, है ना। और प्रॉब्लम क्या होता है कि मान लीजिए प्लास्टिक बैग अगर कोई कचरा में कोई फेंक दिया, है ना, तो बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं, बहुत सारा गाय ऐसे होते हैं जो उस प्लास्टिक को खा जाते हैं ना, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पच नहीं पाता है और क्या होता है कुछ दुर्घटना भी हो जाता है ना। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए क्या होता है कि आजकल के समय में क्या हो रहा है, क्लॉथ बैग का इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि जैसे कि पेपर बैग हो गया, है ना, वो क्या होता है कि ज़्यादा आपका हार्म नहीं करता है, जैसे कि अपना प्लास्टिक बैग हार्म करता है ना। और हम लोग क्या कर सकते हैं, पेड़ को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लगा सकते हैं ताकि हम लोग इन्वायरमेंट को और बेटर बना सकें, हम लोग इन्वायरमेंट को और इम्प्रूव कर सकें। तीसरा क्या है, चेंजिंग एटीट्यूड। इट हेल्प्स पीपल डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर। और क्या करता है, आपका जो पर्सनालिटी, आपका जो जो थिंकिंग, जो सोच जो होता है, आपका जो एटीट्यूड जो होता है नेचर को लेकर, वो भी क्या करता है, बदलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि किसी को प्रकृति को लेकर एक नेगेटिव एटीट्यूड रहता है, यानी कि उनका एक होता है ना, एक ओपिनियन होता है, उनका एक सोच होता है कि हम लोग प्रकृति को क्यों देखें, है ना, कि हम लोग प्रकृति को सेव क्यों करें, हम लोग प्रकृति का बचाव क्यों करें, क्या मिलेगा। तो अवेयरनेस क्या करता है, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी क्या करता है, ऐसा एटीट्यूड को, ऐसा पर्सनालिटी को, ऐसा बिहेवियर को बदलता भी है। और वो क्या करता है, इनकरेज करता है, कन्विंस करता है। अगर आपके पास इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, हर इंसान को आप इनकरेज कर सकते हैं, हर इंडिविजुअल को आप कन्विंस कर सकते हैं कि नेचर कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लाइफ चाहिए तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा, इन्वायरमेंट को सेव करना होगा, है ना। तो ऐसा जिसका जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है, तो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी क्या करता है, वैसा नेगेटिव एटीट्यूड को बदलता भी है। व्हेन people understand the importance of protecting the environment, they are more likely to behave responsibility। जब कोई इंसान समझ जाता है कि इन्वायरमेंट का क्या महत्व है, इन्वायरमेंट का क्या वैल्यू है, इन्वायरमेंट का क्या रोल है, तो वैसे लोग क्या होते हैं, वो समझने की कोशिश कर लेते हैं और वो समझने भी लग जाते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है इन्वायरमेंट को लेकर, है ना। यूजिंग रिवार्ड्स एंड मोटिवेशन, चौथा जो आपका है, people can be motivated through rewards, appreciation, and recognition for practicing environmentally friendly behaviors, such as recycling, reducing waste, and conserving energy। अगर मान लीजिए अगर हम अवेयरनेस फैला दिए, है ना, और सभी का जो एटीट्यूड है उसको हम बदल दिए, तो अगर मान लीजिए कोई इंसान को, इंडिविजुअल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है, इन्वायरमेंट को सुरक्षित रख रहा है और वो प्रकृति के लिए, नेचर के लिए वो कुछ कर रहा है, कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो वैसे लोगों को हम लोग मोटिवेट भी कर सकते हैं, वैसे लोगों को हम लोग रिवार्ड भी दे सकते हैं, हम लोग उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। आजकल का जो ज़िंदगी जो होता है, बिना रिवार्ड का, बिना अप्रिसिएशन का कोई काम नहीं होता है ना। अगर मान लीजिए कोई अच्छा काम करता है तो हम लोग को उसको रिवार्ड देना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, रिकॉग्निशन करना चाहिए। तो यूजिंग रिवार्ड्स एंड मोटिवेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी का जो माइंड स्टेटस है हम लोग उसको बदल भी सकते हैं। अगर कोई इंसान प्रकृति को प्रोटेक्ट कर रहा है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ क्या है, इम्प्रूविंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन।
Environmental psychology encourages people to work together in activities such as tree plantation, cleanliness drives, waste segregation and recycling programs. तो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी क्या करता है, इनकरेज भी करता है कि आप लोग कैसे साथ में आप लोग काम करें, ताकि जो पेड़ लगाने का जो काम जो होता है वो आपका और आसान हो जाए। देखिए, इन्वायरमेंटल का मतलब क्या होता है कि सिर्फ अकेले काम करना नहीं। जैसे कि अगर हम लोग कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं या कोई अभियान चला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग किसी को बोल दिए तो वो अकेले करें। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग समाज में जुड़ सकते हैं, हम लोग एक साथ भी आ भी सकते हैं, और हम लोग एक साथ रह कर, एक साथ जुट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्लांटेशन कर सकते हैं, हम लोग पेड़ पौधे लगा भी सकते हैं। और कहीं पर भी अगर कचरा है तो हम लोग उसको साफ भी कर सकते हैं, है ना। अगर कहीं गार्बेज ज़्यादा फेंका हुआ है, या कभी कभी होता है ना कि कोई अकेला इंसान के थ्रू कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज बदलता नहीं है। तो किसी चीज़ को बदलने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए सिर्फ एक दो लोग ही काफ़ी नहीं होते। हम लोग को एकजुट भी होना पड़ेगा। हम लोग को एक समाज की तरह, एक ग्रुप की तरह, एक सोसाइटी की तरह हम लोग को काम करना पड़ेगा, ताकि कोई भी समस्या है, जैसे कि कोई पोल्यूशन को लेकर या डिफोरेस्टेशन को लेकर या कोई वेस्ट प्रोडक्ट जो हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको कम कर सकते हैं। ये सब एक इंसान का जिम्मेदारी नहीं होता है, पूरा सोसाइटी का होता है, पूरा कम्युनिटी का होता है ना। और जो रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा सामान जिसको हम लोग रिसाइकिल भी कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करना चाहिए कि इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी क्या करता है कि ऐसे लोग को भी इनकरेज करता है कि आप लोग सिंगल काम ना करें, आप लोग एक साथ जुटिए, आप लोग एक साथ आइए, ग्रुप में आइए, एक कम्युनिटी बनाइए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, और उसके थ्रू क्या कीजिए, आप लोग अवेयरनेस फैलाइए, ताकि इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंस क्या वो लोगों को पता चल सके, है ना। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्रिएट्स ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है कि एक हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन को भी क्रिएट करना चाहिए, एक कम्युनिटी जहाँ पर बहुत लोग, चाहे वो बच्चा हो, विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, वो लोग पार्टिसिपेट कर सके। अगर कोई भी अभियान हो रहा है तो वहाँ पर हर कोई इंसान, हर कोई उम्र का बच्चा, इंडिविजुअल, कोई भी फैमिली मेम्बर, सिटीजन, वो लोग पार्टिसिपेट कर सके, ताकि उनको पता चल सके कि इन्वायरमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है और इन्वायरमेंट का क्या रोल है लाइफ को लेकर, ताकि वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छा से, बेटर से निभा सके। डिज़ाइनिंग बेटर इन्वायरमेंट्स, यानी कि हम लोग इन्वायरमेंट को एक अच्छा, एक माहौल दे सकते हैं, एक अच्छा शेप दे सकते हैं, एक अच्छा डिज़ाइन दे सकते हैं। Psychologists suggest designing homes, schools, and workplaces with green spaces, proper waste disposal system, and energy efficient facilities. Such environments naturally encourage eco-friendly behavior. जैसे कि देखिए, डिज़ाइनिंग बेटर इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी एक इन्वायरमेंट है, कोई माहौल है, कोई सराउंडिंग है। जैसे कि एक अच्छा एग्जांपल के साथ अगर हम बोलेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। जैसे कोई स्कूल है, कोई मंदिर है, कोई हॉस्पिटल है ना। तो अगर आप स्कूल को, अगर आप चारों तरफ से, अगर आप पेड़ पौधा से, एक गार्डन से, बागान से अगर आप उसको घेर देंगे तो और अच्छा लगेगा, है ना। और उसके वजह से क्या हो सकता है कि जो माहौल में, जो करीबी जो माहौल जो होता है, वहाँ पर एक अच्छा फ्रेश ऑक्सीजन भी आ सके और एक शीतल हवा भी आ सके। अगर आपका घर है तो आप घर के चारों तरफ क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधा लगा सकते हैं, आप बागान बना सकते हैं, बागान भी लगा सकते हैं, जैसे आपका अच्छा रहे। उससे क्या होगा कि आपका जो घर है वो अच्छा दिखेगा और सुंदर भी लगेगा। जैसे कि बागान में अगर फूल रहेगा, पौधा रहेगा, तरह तरह का फूल रहेगा, पेड़ रहेगा, तो इससे क्या होता है कि आपका जो घर है वो और अच्छा दिखने लगता है ना। तो यही आपका है डिज़ाइनिंग बेटर इन्वायरमेंट। स्कूल हो गया तो स्कूल में भी बाग बगीचा होना चाहिए, पार्क होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी लोग टिफ़िन के समय या जो जब भी टिफ़िन पीरियड होता है तो वहाँ पर लोग खेल सके, बैठ सके राहत के साथ। देखिए, स्कूल में क्या होता है कि 6 घंटा बच्चा लोग बैठता है ना, तो उनका जो मन है, उनका जो माइंड है, ऐसे प्रेशर, स्ट्रेस भी हो जाता है। तो टिफ़िन पीरियड में क्या हो सकता है कि वैसा बच्चा, वैसे विद्यार्थी लोग उस पार्क में बैठ सकता है, खेल सकता है ना। फिर आपका कंपनी हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क प्लेस, है ना। और कोई भी ग्रीन स्पेसेस, वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अच्छा से एक पेड़ के मदद से या पौधा के वजह से, मतलब मदद से, फूल के मदद से हम लोग उसको एवरग्रीन और बना सकें, है ना।
एक प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम एंड एनर्जी एफिशिएंट फैसिलिटीज़, यानी कि एक अच्छा वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए, यानी कि एक जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्कूल में कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी कहीं पर भी वेस्ट प्रोडक्ट को फेंक दे रहा है ना, ऐसा नहीं। एक जगह होना चाहिए जहाँ पर हर को बच्चा, हर जो लोग जो होते हैं एक जगह पर वो फेंके, ताकि एक सिस्टम बन सके, ताकि उसके सिवा कहीं कोई कचरा ना करे। फिर क्या हो कि उस कचरा को फिर कैसे उसको हम लोग वहाँ से रिसाइकिल कर सके, वो भी एक सिस्टम होना चाहिए। सेवन्थ क्या है, प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। पीपल आर इनकरेज टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाईसाइकिल, रिन्यूएबल एनर्जी एंड रियूजेबल प्रोडक्ट्स। दिस प्रैक्टिसेस रिड्यूस पोल्यूशन एंड प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। हम लोग लाइफ को जीते हैं, लेकिन जीने के लिए क्या होता है कि हम लोग को रिसोर्सेज चाहिए, और अगर वो रिसोर्सेज अगर हम लोग का काम आता है तो हम लोग उसको अच्छा से हम लोग सस्टेन कर पाएंगे, यानी कि हर कोई इंसान, हर कोई लोग सस्टेन कर सकेंगे, है ना। तो अगर हम लोग को रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में वो रिसोर्सेज होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग फ्यूचर का चिंता नहीं कर रहे हैं और हम लोग प्रेजेंट में जितना भी जो रिसोर्सेज है, जितना भी जो जो यूज़ करने का जो चीज़ होता है उसको हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में इसको यूज़ कर रहे हैं, और ऐसा ना हो कि फ्यूचर में फिर वो कुछ हो ही ना। कभी कभी होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए वाटर, सेव वाटर हम लोग जो बोलते हैं ना, तो सेव वाटर का मतलब क्या होता है, हम लोग का इंटेंशन क्यों हम लोग बोलते हैं कि पानी को बचाना है। देखिए अभी का समय में क्या होता है कि आप खुद देख रहे हैं पानी अब बोतल में भी बिकता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि अभी पानी का कमी है, यानी कि क्या पानी का कमी मतलब कि जो पीने वाला जो पानी जो होता है वो अब वो साफ़ सुथरा नहीं है, यानी कि आपको क्लीन वाटर नहीं मिलेगा। तो सेव वाटर का मतलब यही होता है कि अगर आप चाहते हैं कि मतलब फ्यूचर में आपको वो पानी रहे, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पानी का उतना ही इस्तेमाल करना पड़ेगा जितना कि हम लोग कर सकें। ऐसा नहीं कि हम लोग पानी का इस्तेमाल हम लोग कोई कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है यार, हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर हम लोग पानी पी रहे हैं तो हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में भी वो पानी बचे, ताकि हम फ्यूचर में जब हमको प्यास लगे तो पानी को हम पी सके। ऐसा नहीं कि अभी हमको प्यास नहीं लग रहा है तो हम 4 बोतल पानी पी गए। इससे क्या होगा कि पानी का जो जो जब प्यास लगता है तो उसमें पानी पीना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार पी रहे हैं और वो कोई एक पैटर्न नहीं है, कोई एक सिस्टम नहीं है। तो इससे क्या होता है कि अगर पानी आप जल्दी जल्दी पी लेंगे, ख़त्म कर देंगे, कोई भी रिसोर्सेज जो होता है जो हम लोग का जो लाइफ में जो इस्तेमाल होता है ना, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, घर का खाना हो गया, तो एक बाउंड्री होना चाहिए कि जितना मेरा नीड है उसको उतना ही हमको खाना है, हमको उतना ही हमको इस्तेमाल करना है, ताकि फ्यूचर में भी हम उसको इस्तेमाल कर सकें, ताकि फ्यूचर में भी हम उसको खा सकें, मतलब उसको हम यूज़ कर सकें। जैसे कि पीपल आर इनकरेज टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाईसाइकिल्स, रिन्यूएबल एनर्जी एंड रियूजेबल प्रोडक्ट्स। यानी कि अगर मान लीजिए कहीं पर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होगा तो हम उसको ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, और कहीं हमको लगेगा कि हमको साइकिल से भी जाना है तो साइकिल से भी हमको जाना चाहिए। तो अगर हम सुबह को अगर हम घूमने जा रहे हैं या मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को बाईसाइकिल का इस्तेमाल भी करना चाहिए। और बाईसाइकिल चलाने से क्या होगा कि हमारा जो फिटनेस है वो भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा, वो भी आपका इम्प्रूव होगा। तो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है कि कहीं अगर कहीं पर ज़रूरत है तो हमको ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर कहीं पर ज़रूरत है तो हमको बाईसाइकिल के इस्तेमाल भी करना चाहिए, लेकिन बेवजह कभी भी हम लोग को पेट्रोल डीजल का हमको बर्बादी नहीं करना है, ठीक है ना। और रिन्यूएबल एनर्जी, और कुछ एनर्जी ऐसा जो होता है जिसको हम रिन्यू भी कर सकते हैं, है ना। और कुछ प्रोडक्ट ऐसा भी होता है जिसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। दिस प्रैक्टिसेस रिड्यूस पोल्यूशन एंड प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेस। यानी कि ये जो हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे इससे क्या होता है कि पोल्यूशन को रिड्यूस भी करता है, और क्या करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट भी करता है। और 8th नंबर क्या है आपका, इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग सॉल्व एन इम्पोर्टेंट सोशल प्रॉब्लम सच एज क्राइम, विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डू यू थिंक इज मोस्ट सुटेबल? आइडेंटिफाई द फील्ड एंड डिस्कस द कंसर्न्स ऑफ द साइकोलॉजिस्ट वर्किंग इन दिस फील्ड। 8th नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोलना चाह रहा है, इम्पोर्टेंट सोशल प्रॉब्लम, जैसे कि समाज में, लाइफ में, दुनिया में कुछ ऐसा होता है जो सोशल प्रॉब्लम होता है ना, समस्या होता है। जैसे कि आपका हो गया क्राइम हो गया, क्योंकि समाज में, कम्युनिटी में क्राइम बहुत है ना। तो ऐसा कौन सा ब्रांच है साइकोलॉजी का जो कि मोस्ट सूटेबल फिट करता है? तो साइकोलॉजी के अंदर आपका बहुत सारा ब्रांच आता है, ठीक है ना। तो जो प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम को समझने के लिए
क्राइम को समझने के लिए ऐसा एक ब्रांच बताइए जो फिट बैठता है, सुटेबल बैठता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द फील्ड एंड डिस्कस द कंसर्न्स ऑफ द साइकोलॉजिस्ट वर्किंग इन दिस फील्ड। तो क्या करना है कि ऐसा फील्ड को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है और उस पर हम लोग को डिस्कस करना है कि इसका जिम्मेदारी क्या होता है उस फील्ड का, और इम्पोर्टेंस क्या है उसका, वो लोग का इंटेंशन क्या होता है। तो आंसर देखिए, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर हेल्पिंग सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम ऑफ क्राइम इज फॉरेंसिक साइकोलॉजी। यानी कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी एक ऐसा साइकोलॉजी का ब्रांच है जो कि इसमें फिट बैठता है। सोशल प्रॉब्लम, क्राइम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्राइम है ना, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, सोशल प्रॉब्लम है ना, समाज में, कम्युनिटी में, लाइफ में, दुनिया में, वर्ल्ड में, है ना। एक बहुत ही आसान भाषा में हम आपको बता दिए। लेकिन जो मेजर जो प्रॉब्लम है वो आपका क्राइम होता है ना। आप कहीं पर भी जाइए, कोई भी जगह भी जाइए, कोई स्टेट भी जाइए, क्राइम तो आपका रहता ही रहता है ना। तो ऐसा कौन सा ब्रांच है साइकोलॉजी का जो कि सूट बैठता है कि हाँ, ये जो एरिया है इसको पढ़ने से जो क्राइम का जो क्यों होता है, किस लिए होता है, कारण क्या, वो हम लोग पता लगा सकते हैं। तो जो सूटेबल जो ब्रांच है साइकोलॉजी का वो है आपका फोरेंसिक साइकोलॉजी। Forensic psychology is the branch of psychology that applies psychological knowledge to the legal and criminal justice system. It helps courts, police, lawyers, and prisons understand criminal behavior and improve the justice processes. यानी कि प्रोसेस। फोरेंसिक साइकोलॉजी क्या है? ये आपका साइकोलॉजी का एक ब्रांच है जहाँ पर हम लोग को साइकोलॉजिकल नॉलेज मिलता है, जैसे कि लीगल का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, और इट हेल्प्स कोर्ट्स, पुलिस, लॉयर्स एंड प्रिजन्स। यानी कि और ये जो फोरेंसिक साइकोलॉजी क्या करता है, वो मदद करता है कि कोर्ट रन कैसे करता है, पुलिस का सिस्टम क्या है, लॉयर्स का रोल क्या होता है, और प्रिजन यानी कि जो क्रिमिनल लोग जो होते हैं, जो जेल में जो होते हैं, उनको समझने का कि वे लोग क्राइम क्यों करते हैं, उनका उद्देश्य क्या था, उनका रीज़न क्या था। टू अंडरस्टैंड क्रिमिनल बिहेवियर एंड इम्प्रूव द जस्टिस प्रोसेसेस, यानी कि प्रोसेस, यानी कि फिर हम लोग बिहेवियर को समझ सके, जो भी क्रिमिनल जो होता है उनका बिहेवियर को हम लोग स्टडी कर सके, और हम लोग क्या कर सके फ्यूचर में, हम लोग वो जो रेट जो होता है क्राइम रेट उसको हम लोग कम कर सके, और जो जस्टिस प्रोसेस जो होता है उसको भी हम लोग इम्प्रूव कर सके, है ना। कंसर्न ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। तो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का जिम्मेदारी क्या होता है कि अगर कोई फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है तो उनका जिम्मेदारी क्या होता है, उनका रोल क्या होता है। पहला क्या है आपका अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल बिहेवियर। अगर मेरे पास फॉरेंसिक साइकोलॉजी का अगर पढ़ाई है, मेरे पास वो ज्ञान है, वो नॉलेज है, तो हम क्रिमिनल बिहेवियर को समझ सकते हैं, बेटर समझ सकते हैं कि क्राइम होता क्यों है, हो क्यों रहा है, ठीक है। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट स्टडी वाई पीपल कमिट क्राइम्स। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, वो स्टडी करता है कि लोग क्राइम कमिट क्यों करते हैं। दे एग्जामाइन फैक्टर्स सच एज पर्सनालिटी, फैमिली बैकग्राउंड, मेंटल हेल्थ, सोशल एनवायरनमेंट एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। वे लोग क्या करते हैं, वो लोग स्टडी करते हैं, वो लोग एग्जामाइन करते हैं, जैसे कि पर्सनालिटी हो गया, फैमिली बैकग्राउंड, मेंटल हेल्थ। अगर मान लीजिए कोई कोई इंसान है जो कि क्राइम किया है ना, तो उस क्रिमिनल का, उस जो क्राइम किया है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका पर्सनालिटी क्या है, उसका मेंटल हेल्थ कैसा है, उसका सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, उसका लाइफ एक्सपीरियंस कैसा है। देखिए, कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करता है तो वो यूं ही सडनली नहीं करता है, कुछ तो वजह होता है। तो उस वजह को ढूंढने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, वैसा लोगों का हिस्ट्री देखना पड़ता है, जैसे कि उसका पर्सनैलिटी कैसा है, उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ है, और फैमिली बैकग्राउंड का मतलब क्या है कि उसका पारिवारिक ज़िंदगी कैसा है, उसका जो फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनके घर में पेरेंट थे कि नहीं थे, उनका घर में कोई रिलेटिव था कि नहीं था। फिर आपका मेंटल हेल्थ यानी कि उसका जो मानसिक जो हेल्थ है वो कैसा है। फिर सोशल एनवायरनमेंट यानी कि उसका लोगों से मिलना जुलना कैसा था, और उसका लाइफ एक्सपीरियंस कैसा था, है ना। अगर कोई कमिट कर रहा है, कोई क्राइम कमिट कर रहा है, तो हम लोग को जड़ तक समझने के लिए उसका ऑल ओवर द जो चीज़ है वो हम लोग को समझना पड़ेगा, तब हम लोग निष्कर्ष में आ सकते हैं कि क्यों कोई इंसान या क्यों कोई इंडिविजुअल क्राइम को कमिट करता है, ठीक है। फिर दूसरा आपका आ गया साइकोलॉजिकल असेसमेंट। दे असेस द मेंटल कंडीशन ऑफ सस्पेक्ट, यानी कि वे लोग क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं, वे लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं सस्पेक्ट का कंडीशन। देखिए,
सस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग को ये नहीं पता है कि वही इंसान क्राइम किया है ना, तो जब तक पता ना चले बस हमको शंका है, बस हमको शक है, तो वैसा इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेक्ट्स, यानी कि हमको शक है कि यही कमिट किया क्राइम है ना, तो वैसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेक्ट्स। तो वैसे सस्पेक्ट्स का जो कंडीशन है, मेंटल कंडीशन है, उसको स्टडी करना, उसको एग्जामाइन करना। और यहाँ पर ऑफेंडर्स का मतलब क्या होता है कि वैसा लोग जो कोई लॉ या कोई नियम को तोड़ा है, जो लॉ रूल्स को ब्रेक करता है, वो आपका ऑफेंडर्स होता है। एंड विटनेसेस यूजिंग इंटरव्यूज़ एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट, और जो विटनेस जो होते हैं, जो गवाह जो देते हैं, अगर कोई सस्पेक्ट है उनका इंटरव्यू लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, मेंटल कंडीशन का जांच कर सकते हैं ऑफेंडर्स जो कि कोई लॉ को ब्रेक किया है। तो वैसा लोग का हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इंटरव्यू के मदद से हम लोग मेंटल कंडीशन को समझ सकते हैं, विक्टिम का भी, विटनेस का भी। दिस हेल्प्स डिटरमाइन वेदर ए पर्सन इज मेंटली फिट टू स्टैंड ट्रायल। तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम लोग को पता चल सके कि वो ट्रायल के लिए फिट है कि नहीं। ट्रायल का मतलब क्या होता है कि कोर्ट है ना, कि कोर्ट में जब केस चलता है तो ट्रायल होता है ना, तो वहाँ पर आपका सस्पेक्ट भी होते हैं, विक्टिम भी होते हैं, विटनेस भी होते हैं, यानी कि जो गवाह। तो ये लोग का जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग को पता चल सके कि ये लोग मेंटली फिट है, तभी क्या कर सकते हैं हम लोग, उसका उन लोगों का हम लोग ट्रायल कर सकते हैं। और तीसरा आपका है असिस्टिंग द कोर्ट्स। दे प्रोवाइड एक्सपेक्ट ओपिनियंस इन कोर्ट अबाउट ए पर्सनल मेंटल स्टेट, risk of violence and ability to understand their action. Their reports help judge make informed decision. जिनके पास फॉरेंसिक साइकोलॉजी का नॉलेज है, उनका जिम्मेदारी क्या होता है कि कोर्ट को असिस्ट करना, जैसे कि कोई ओपिनियन देना, एक्सपेक्ट ओपिनियन, कि ये जो क्राइम है, ये जो कोई भी घटना, कोई भी सिस्टम के बारे में जानना, बताना या समझाना। तो ये लोग क्या करते हैं, एक एक्सपर्ट की तरह वो ओपिनियन देते हैं, किनको, कोर्ट को ओपिनियन देते हैं ना, टू अंडरस्टैंड, जैसे कि आपका हो गया स्टेट हो गया, रिस्क ऑफ वायलेंस हो गया है ना, एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड देयर एक्शन। और जैसे कि मान लीजिए कोई विटनेस है, कोई क्रिमिनल है या कोई सस्पेक्ट है, वो कुछ भी कोर्ट में कुछ बोल रहे हैं, तो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट लोग क्या कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं वो जो बोल रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं। अगर कोई विटनेस है, अगर वो कुछ गवाह दे रहा है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है, तो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट लोग उनको देखकर वो समझ सकता है कि वो जो बोल रहे हैं, जो विटनेस, जो गवाह जो दे रहा है, स्टेटमेंट जो दे रहा है, वाकई में जेन्युइन है कि नहीं है ना। द रिपोर्ट्स हेल्प जजेस मेक इन्फॉर्म डिसीजन। और उनका जो रिपोर्ट होता है, किनका, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का, वो क्या करता है, वो जज को मदद करता है ना, ताकि वो अच्छा सा डिसीजन ले सके। कोई भी ट्रायल चल रहा है ना, तो जज का मतलब ये नहीं होता है कि बिना कुछ सोचे समझे फैसला सुना देना। फिर चौथा है आपका रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स, है ना। ऑफेंडर्स का मतलब क्या होता है, जो इंसान लॉ को ब्रेक करता है, ठीक है। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड काउंसलिंग एंड थेरेपी टू ऑफेंडर्स, यानी कि फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं क्या, काउंसलिंग और थेरेपी ऑफेंडर्स लोग, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑफेंडर्स है ना, जो रूल गाइडलाइन को ब्रेक किया है ना, तो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है कि वैसा ऑफेंडर्स को काउंसलिंग प्रोवाइड करना, थेरेपी प्रोवाइड करना, है ना, ताकि हो सके अगर ऑफेंडर्स को अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ट्रायल होगा, है ना। देयर एम इज़ टू रिड्यूस एग्रेसिव बिहेवियर। उनका फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का एम क्या होता है, जो एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है उसको कम करना, रिड्यूस करना, चाहे वो सस्पेक्ट हो, ऑफेंडर्स हो या कोई क्रिमिनल हो, है ना। देखिए प्रेजेंट मोमेंट में कोई सस्पेक्ट और कोई क्रिमिनल है, अगर कोई क्राइम करता है तो उसको तो सज़ा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं वैसे लोगों का, थेरेपी प्रोवाइड करते हैं वैसे लोगों का, ताकि वो फ्यूचर में फिर वो एग्रेसिव बिहेवियर ना रखे। अगर वो आज अगर एग्रेसिव बिहेवियर को रखता है, तो फ्यूचर में उसका जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो कम हो जाए। किसके मदद से, काउंसलिंग की मदद से, थेरेपी की मदद से, ठीक है। प्रिवेंट री ऑफेंडिंग एंड हेल्प इंडिविजुअल बिकम रिस्पॉन्सिबल मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी, ताकि फिर से जो ऑफेंडर है ना, ताकि वो फिर से वो अपना जिम्मेदारों को समझ सके। एक मेंबर ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो सोसाइटी, जो समाज है, हम लोग मेंबर है ना, कम्युनिटी में रहते हैं, यानी कि हम लोग मेंबर हो गया, ताकि एक सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है उसको हम लोग समझ सकें। तो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का टारगेट क्या होता है कि अगर कोई ऑफेंडर है, कोई लॉ को ब्रेक करता है, तो उसको फिर से समझाना, बताना, उसको गाइडिंग करना, उसको फिर से सही जगह पर लाना,
ताकि एक सीनियर सिटीजन या कोई भी सिटीजन अपना जिम्मेदारी को समझ सके कि एक सोसाइटी में एक सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, उस चीज़ को समझ सके। तो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का यही टारगेट होता है कि अगर कोई ऑफेंडर है तो उसको बताना, समझाना कि आप सोसाइटी में रहते हैं और आप एक मेंबर है सोसाइटी का, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको रहना है। और फिर देखिए सपोर्टिंग विक्टिम्स, यानी कि जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो विक्टिम को सपोर्ट करते हैं ना। विक्टिम मतलब कि जो पीड़ित जो इंडिविजुअल है जिनके साथ अन्याय हुआ है ना, दे हेल्प विक्टिम्स ऑफ क्राइम कोप विथ फियर, स्ट्रेस, ट्रॉमा एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स थ्रू काउंसलिंग एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। देखिए विक्टिम का मतलब क्या होता है कि जिसके साथ अन्याय हुआ है ना, तो जिसके साथ अन्याय होता है या किसी के साथ कुछ घटना होता है तो उसके लाइफ में, उसका मन में बहुत कुछ होता है, जैसे कि फियर होता है यानी कि डर, स्ट्रेस यानी कि बहुत सारा स्ट्रेस यानी कि एंग्जाइटी भी होता है, और ट्रामा, जिसको एक होता है ना कि अगर मान लीजिए किसी के साथ कुछ हादसा हो गया तो वो कोई भूल नहीं पाता है। तो वैसे विक्टिम लोग का जो ज़िंदगी जो होता है बहुत ही अच्छा नहीं होता, ख़राब होता है ना, क्योंकि उसको जीना है। जो नॉर्मल जो इंसान रहेगा वो तो जी लेगा, लेकिन जो विक्टिम जो रहता है जिसके साथ कुछ अन्याय होगा, उसके साथ कुछ हरासमेंट हुआ या कुछ वायलेशन हुआ है ना, होता है ना, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, कोई भी वायलेंस जो होता है, तो वैसे विक्टिम लोग का ज़िंदगी में क्या होता है कि डर होता है, स्ट्रेस होता है, ट्रामा होता है, फिर एक इमोशनल प्रॉब्लम भी होता है। अगर मान लीजिए अगर वो आज भूल जाएगा तो फ्यूचर में वो सोचेगा, क्योंकि ये ज़िंदगी है भाई, हर दिन कुछ ना कुछ उसका माइंड में, मेंटल स्टेट में कुछ ना कुछ चलते रहेगा। तो वैसे चीज़ को क्या करना है, कम करना है। तो वो कौन कम करेंगे, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट लोग कम करेंगे, है ना। अगर कोई विक्टिम है वो अपना लाइफस्टाइल को ठीक से चला नहीं पा रहा है, वो अपना आने वाला ज़िंदगी को ठीक से अपना नहीं पा रहा है, और उस हादसे की वजह से, उस प्रॉब्लम की वजह से या फिर उस डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, तो वैसे जो आपका जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट उनको प्रोवाइड करते हैं, उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, उनका जो इमोशनल प्रॉब्लम जो होता है उनको समझने का कोशिश करते हैं, ताकि विक्टिम आने वाला ज़िंदगी में वो बेटर जी सके। फिर सिक्स्थ आपका है क्राइम प्रिवेंशन। दे वर्क विद स्कूल्स, कम्युनिटीज, पुलिस, गवर्नमेंट एजेंसी टू आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर्स एंड डेवलप प्रोग्राम्स दैट रिड्यूस क्राइम एंड प्रमोट पॉजिटिव बिहेवियर। क्राइम प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, ताकि हम लोग आने वाला जो क्राइम है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकें, हम लोग उसको बचा सकें। कभी कभी होता है ना कि मान लीजिए प्रेजेंट में कुछ क्राइम हुआ है ना, तो बहुत लोग ऐसे सोचते भी हैं कि ये आज जो क्राइम हुआ सो हुआ, लेकिन उसको फ्यूचर में उस घटना को फिर से दोबारा नहीं घटने देंगे। तो वैसे फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, क्राइम को प्रिवेंट भी करते हैं। अब वो कैसे प्रिवेंट करते हैं, दे वर्क विद स्कूल्स, यानी कि वो स्कूल के साथ काम करते हैं, कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं, पुलिस के साथ काम करते हैं, और गवर्नमेंट एजेंसी के साथ वो काम करते हैं, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके रिस्क फैक्टर्स को, और वो एक प्रोग्राम को डेवलप करे ताकि वो क्राइम को रिड्यूस करे और प्रमोट करे पॉजिटिव बिहेवियर को। तो यहाँ पर देखिए स्कूल के साथ काम करना, कम्युनिटीज़ के साथ काम करना, पुलिस के साथ काम करना, गवर्नमेंट के साथ, ये क्यों ज़रूरी होता है, ताकि उन अवेयरनेस फैला सके, ताकि सिस्टम को जान सके, एक अच्छा प्रोग्राम के ज़रिए अवेयरनेस फैला सके। अगर मान लीजिए प्रेजेंट मोमेंट में कुछ क्राइम हुआ है या कोई घटना हुआ है, तो वो घटना दोबारा फ्यूचर में ना हो, तो वैसा फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, वैसा वो प्रिवेंट करते हैं। वो ऐसा स्कूल में शायद कैंपेन करते हैं, कम्युनिटीज़ में कैंपेन करते हैं, पुलिस को डेटा देते हैं, पुलिस को समझाते हैं, बताते हैं, स्टडी करवाते हैं कि ये जो क्राइम है, कोई भी जो क्राइम जो होता है वो क्यों होता है। तो क्राइम प्रिवेंशन तभी हो सकता है जब फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट लोग स्कूल के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ, पुलिस के साथ, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, यानी कि गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ वो काम कर सके, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कहाँ पर रिस्क फैक्टर्स है और कौन सा प्रोग्राम में हम लोग को ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, ताकि हम लोग क्राइम को रिड्यूस कर सकें। और कोई भी, फिर हम लोग क्या करते हैं, जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, वो पॉजिटिव बिहेवियर को प्रमोट भी करते हैं कि आप लोग को अच्छा रहना चाहिए, आप लोग एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेना चाहिए, आपको एक अच्छा सिटीजन बनना चाहिए, आपको अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, है ना। तो इस तरह जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट लोग अपना जिम्मेदारी को निभाते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि
बेटर आपको समझाने का, इसलिए मेरा जो क्लास है वो आपका लंबा हो जाता है। जो भी हम क्वेश्चन आप आज हम जो डिस्कस किए, अगर हम चाहते तो उसको 10-15 मिनट में भी हम ख़त्म कर सकते थे, लेकिन मेरा इंटेंशन क्या होता है कि आपको अच्छा से समझाना, आपको अच्छा से बताना, ताकि हाँ, बात क्या होता है कि भले ये जो क्वेश्चन है, भले ये जो क्लास है आपका 1 घंटा का रहा, 1.5 घंटा का रहा, लेकिन अगर आप इसको एक बार में, अगर आप इसको अच्छा से अगर आप देख लेंगे, तो फिर आने वाला जो समय जो होता है उसमें आपको बार बार देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कभी कभी होता है ना कि हम लोग कोई भी लेक्चर या कोई भी क्लास हम लोग 10 मिनट का देखें, 15 मिनट का देखें, तो समझ में कुछ शायद कुछ नहीं आता है, तो फिर भविष्य में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो क्या हुआ कि ये आज मेरा जो क्लास है वो लगभग आपका 1-1.5 घंटा का है। अगर आप उसको अच्छा सा अगर आप उसको देख लेंगे, तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरा जो क्लास होता है, मेरा जो लेक्चर जो होता है वो मिनिमम आपका आधा घंटा का, पौने घंटा का, या मैक्सिमम कभी कभी 1-1.5 घंटा भी हो जाता है। तो इसको विस्तार से आप लोग देखिएगा, फोकस के साथ देखिएगा, और अगर कहीं पर प्रॉब्लम होगा तो आप हमको बताइए, ठीक है। फिर आपका जो समस्या है उसका हम समाधान में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो आज का जो क्लास है, आज का जो लेक्चर्स है, उसको हम यहीं पर रखते हैं। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।